मई वायदा सीरीज के एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी, चौतरफा खरीदारी के दम पर नए शिखर पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी 9,500 के निकला पार। अगर ये इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और कठोर भूमिका लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे। सीमेंट कंपनियों पर भड़के रोड और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, दाम में लगातार बढ़ोतरी से नाराज, एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई की कही बात। पीलीभीत, गाजीपुर जैसे छोटे शहरों में खुल रहे हैं बीपीओ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी, कहा टेक्नोलॉजी बढ़ने से गरीबों को फायदा। बंद होंगे देश भर के हुक्का बार, सरकार ने तत्काल प्रभाव से जारी किया नोटिफिकेशन, स्मोकिंग एरिया में कोई भी सर्विस देने पर रोक। यूपी में काबू में नहीं आ रही है कानून व्यवस्था, बुलंदशहर में हाईवे पर लूटपाट के बाद 4 महिलाओं से गैंगरेप। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल, आप देख रहे हैं योर मनी। योर मनी में आज हम बात करेंगे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की। जी हां, यहां पर पीएफआरडीए ने पेंशन फंड मैनेजर्स को आपका रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है उसमें से कम 5% इनवीट्स या रीट्स में निवेश करने पर मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, ये जो निवेश के विकल्प है इनका मतलब क्या है, साथ ही आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है, जो आपकी जमा राशि है, उस पर किस तरह का इंपैक्ट होगा, इस निवेश से विस्तार से करेंगे बात और साथ ही देंगे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। तो यहाँ पीएफआरडीए ने जो मंजूरी दे दी है पेंशन फंड मैनेजर्स को, जिसके तहत वो इनवीट और रीट्स में निवेश कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे बताइए एक एक करके दोनों इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, ये होती कैसे, काम कैसे करती हैं? देखिए कविता, दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर हम दोनों इन ट्रस्ट को देखें, ये किस सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, दोनों ही हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि दोनों के दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर सेक्टर्स हैं, इनके अंदर काफी कैपिटल इंटेंसिव है। जो प्रमोटर्स हैं उनको काफी पैसा चाहिए होता है, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो बैंक के ऊपर काफी रहती है। कहीं ना कहीं सरकार की विचार थी कि इसके जो बैंकों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है या जो उनके ऊपर लिक्विडिटी क्रंच जो आता है उसको निकालना चाहिए। इसीलिए पीएफआरडीए से पहले अगर आप देखिए, बैंकों को भी आरबीआई ने अलाउ किया है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज को भी किया गया। तो सरकार की मंशा ये है कि जैसे जैसे करके ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को अगर हम देखें, जो होलसेल इन्वेस्टर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि उससे फायदा हो सके। अब पहले इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। एक जैसे ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे भी एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जो है लोगों से पैसा मोबिलाइज करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में आप करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड में आप या तो इक्विटी, डेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो पैसा है वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में मेजरली पैसा इन्वेस्ट होता है और कुछ पैसा जो है वो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उसके अंदर पैसा जाता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। वो ये है कि 80% पैसा जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो जो कंप्लीट जो हो चुकी हैं प्रोजेक्ट उनके अंदर डाल सकते हैं और 20% जो है अंडर कंस्ट्रक्शन या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं। उनकी इनकम का 90% पैसा जो है वो जो इन्वेस्टर्स को वापस देना पड़ता है, वो साल में 2 बार एज ए डिविडेंड उनको देते हैं। तो ये बेसिकली इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, अगेन वहां पे भी ये एक म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट है, पैसा मोबिलाइज किया जाता है। तो और जो डेवलपर्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज हैं वो अपनी जो एसेट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। अभी अगर हम इसकी बात करें तो हिंदुस्तान में कोई भी अभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल, हाँ। उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में मे बी 3 या 6 महीने में हम देखेंगे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो 2 रिसेंटली अभी लॉन्च हुई थी। बिल्कुल, एक आईआरबी ने किया था और एक इंडिया ग्रिड था। आईआरबी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, इंडिया ग्रिड को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आईआरबी में जो है पैसा जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में है और दूसरी कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन में। वहां पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैसे काम होता है कि आपने जो एसेट्स खरीदी वहां से और आपको एज एन इन्वेस्टर पैसा कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको इनकम जो होती है। जैसे आईआरबी की हम बात करें, जो रोड्स जो उन्होंने अपने जो ट्रांसफर किए यहाँ पे, उनकी इनकम जो टोल से जो इनकम होती है वो इनकम आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करेगी और उनका जो कैश फ्लो होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम होगी उसका भी आपको फायदा होगा। तो दोनों में पर्पज यही है कि जो दोनों जो या तो डेवलपर्स हों या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हों, उनको जो लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ता है और वो एक कहीं ना कहीं
अटकलें लगाता है हमारी ग्रोथ के अंदर, वो उसको स्मूथ किया जाए और इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन मिला जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि रीट तो अभी है नहीं, बट वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वहाँ पे 10 लाख है। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इसीलिए कोशिश हो रही है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे एनपीएस है, इनके द्वारा इनके थ्रू इनडायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट हो सके। तो ये जो 5% की जो उन्होंने लिमिट रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, और एक एसेट क्लास वहां पे जो है ऐड होगी। जैसे अगर आप एग्जिस्टिंग अगर एनपीएस में देखें तो वहां पे इक्विटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ए करके ऑल्टरनेट एसेट जो है वो यहाँ पे ऐड होगी। तो एक कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स को एक ऑप्शन मिलेगी कि वो जो ट्रेडिशनल जो ऑप्शन थी उससे हट के यहाँ पे कर सके। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्योंकि ये इनकम जनरेट करती हैं दोनों के दोनों ट्रस्ट, ये एक अच्छी एडिशन हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ कुछ रिस्क भी हैं। बिल्कुल, मैं उसी पर आना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इससे पहले पीएफआरडीए ने जो है लगभग 10% का जो अमाउंट है बाजार में निवेश करने का भी फैसला लिया है, और वो भी निवेश अब शुरू हो चुका है, जो नया निवेश जाएगा आपके पीएफ का। उसके साथ साथ अब इस तरह का फैसला, तो कहीं ना कहीं सभी के जहन में एक रिस्क को लेकर, जोखिम को लेकर डर होता है कि रिटायरमेंट का पैसा है हमारा जिसको हम सेफ रखना चाहते हैं, उसे अगर हम बाजार में लगा दें या इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे लगा दें तो वो जोखिम की क्षमता कितनी ज्यादा, जोखिम का जो डर है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, इसीलिए जो लिमिट्स लगाई गई हैं, जैसे ये नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है नहीं, और रीट्स तो अभी है भी नहीं वहां पे, एक लिमिट बना के रखिए, 5% से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यही एक फर्क होता है जब आप एज ए इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो और या प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपका पैसा लगाएंगे। और जैसा मैंने कहा, इसका फायदा क्या है, इसमें हर इंस्ट्रूमेंट में, हर जहां पे आपको पैसा ट्रेडिशनल ऑप्शन से पैसा ज्यादा मिलेगा, कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। आप उस रिस्क को कम कैसे करेंगे? वो रिस्क इसलिए कम करेंगे क्योंकि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि जो अगर हम मान लीजिए रोड्स की बात करते हैं, तो रफली जो बात हुई थी आईआरबी के केस में, वो करीब 1% से ज्यादा थी पर मंथ, तो 12% की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसे रिटर्न तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और ये टिपिकल डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक्चुअली ये इनकम जनरेट करता है, लेकिन वो डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो रिस्क है, रिस्क तो हर चीज में है। रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? एक तो उसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है, दूसरी और प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्विटी में जाना या फिर ऑल्टरनेट एसेट्स में जाना, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑप्शन जो है हम देख रहे हैं समय पे, कुछ समय से और आगे जाके भी वहां पे रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना है, ऑल्टरनेट एसेट्स में आपको एक्सपोजर लेना है, और वही कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस पूरे फैसले का असर देखना चाहे मेरे पूरे रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, तो वो किस तरह से होगा? अब चूंकि ये दोनों इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स काफी नए हैं, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी वैसे वैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स का दायरा भी बढ़ेगा, और निवेश को लेकर हमारे विकल्प भी शायद हो सकता है इसमें आगे चल के और ज्यादा आ जाए। लेकिन रिटायरमेंट की राशि इकट्ठा करना हम सबके लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। इनफैक्ट पहला लक्ष्य ही हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का होता है। उसको लेकर इन तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर अब मैं क्या कदम उठाऊं? क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है अलग से? देखिए कविता, ज्यादातर इन्वेस्टर जो गलती करते थे पहले, क्योंकि जैसे हम रिटायरमेंट की बात करते हैं हमको लगता है कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जबकि सच्चाई है कि मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र में अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको 30 साल का समय है। अब ये सोचना कि मुझे 30 साल के बाद कोई रिस्क लेना नहीं है, 30 साल में आप किसी भी एग्रेसिव एसेट क्लास में पैसा लगाएं तब भी आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। वो सोच बदलने की जरूरत है। कोशिश यहाँ पे क्या की जा रही है कि किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा रिस्क लिए बिना, इसलिए लिमिट्स हैं, आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ा सके। और जैसा मैंने कहा 5% की लिमिट है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सारे के सारे फंड मैनेजर जो इमीडिएटली 5% कर देंगे, उसको समय लगेगा। जैसा मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है अभी, तो मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इस पर घबराने की जरूरत है। कोशिश यहाँ पे यही की जा रही है कि आपको किसी भी तरीके से रिटर्न आपकी बेहतर हो, और रिस्क को जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो कम करेंगे। और क्योंकि आपके पास भी समय है तो वहां पे आप रिस्क थोड़ा ले सकते हो। अगर आपके पास 20 या 25 साल या 30 साल का समय है, तब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कब रिस्क लेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क और सोच बदलने की जरूरत है। और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी अच्छे अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में आके आपका
रिटर्न को बढ़ा सके, हाँ। वो कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पे आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पे हमने बात की, जहाँ पे PFRDA ने पेंशन फंड मैनेजर्स को मंजूरी दे दी है कि वो जो है 5% तक का जो एलोकेशन है वो कर सकते हैं इन वीट्स और रीट्स में। तो यहाँ पर आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और पेंशन फंड मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके पैसे को बाजार में लगाएंगे, ताकि लंबी अवधि का नजरिया, चूंकि हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और पेंशन का मामला है, तो यहाँ पर आपका जो समय की अवधि है वो बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा इन इंस्ट्रूमेंट्स के चलते आपको थोड़ा सा जोखिम अगर आप उठाने को तैयार हो तो आपको रिटर्न भी बेहतर मिल सकता है। लेकिन चलिए योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक, इनफैक्ट शो के पहले दर्शक का सवाल हम लेते हैं, जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। संजीव, जो कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 2 SIP इनकी चल रही है, क्या इस फंड में ये बने रहें या नहीं? इनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन किस उद्देश्य से इन्होंने ये दोनों फंड में पैसे लगाए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या अपने लिए लक्ष्य रखा है वो भी जानकारी इन्होंने हमें नहीं दी है। लेकिन 2 SIP इनकी चल रही है। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर संजीव है। संजीव, मुझे ये बताइए कि आपने SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 2 SIP कर रखी है? हाँ, मैंने 2 कर रखा। एक एक्चुअली मैंने रेगुलर प्लान लिया था और दूसरा मैंने डायरेक्ट फंड खुद ही ऑनलाइन मैंने परचेज कर लिया था। तो आपने दूसरे प्लान को डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, दूसरे एक्चुअली उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी जो रेगुलर चल रहा है वो रेगुलर ही चलेगा, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो प्लान बंद हो जाएगा, आपका नया प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने किस उद्देश्य से ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है? आपका लक्ष्य क्या है? कब तक निवेश करना चाहते हैं? कितनी की SIP कर रहे हैं? एक्चुअली अभी तो ये मैं तो ऑलरेडी और भी 4 SIP मेरे चल रहे हैं। अच्छा। सिर्फ म्यूचुअल फंड में चल रहे हैं, बिरला सन लाइफ में चल रहे हैं, फ्रैंकलिन इंडिया में चल रहे हैं। आपका सवाल केवल SBI मैग्नम मिड कैप फंड पर ही है लेकिन? हाँ, मेरा 2 सवाल है। एक तो ये SBI वाला सवाल है और दूसरा एक सवाल है कि मैं अभी और 4000 का और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मंथ, जिसमें कि कुछ जैसे मेरे कुछ अमाउंट होते हैं, जैसे जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होते हैं, एंड ऑफ द ईयर मुझे पे करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ उस पैसे को मैं ऐसे SIP इन्वेस्ट करूँ और उस टाइम पे उसे विड्रॉ कर लूँ। मतलब 1 ईयर वाला मुझे SIP चाहिए। 1 साल के लिए आपको SIP करनी है? हाँ, एक नहीं, जो मैं हर साल 2000 मतलब पर मंथ 2000 का SIP करूँ एक साल, हर जो मैं उसे एंड ऑफ द ईयर में निकाल सकूँ। ठीक है। और एक चाहिए मुझे ऐसे SIP जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं करूँ, जो 2000 पर मंथ। तो ऑलरेडी मेरे अभी 7000 के चल रहे हैं, मतलब मैं इसे अभी चाहता हूँ 11,000 करने के लिए चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ 4000 मुझे वो बता दो आप कि 2000 में ऐसे कौन सा SIP में करूँ? ठीक है, चलिए आपका सवाल अब समझ गए हैं। सबसे पहले SBI मैग्नम मिड कैप फंड पे आपको राय देंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा फंड जिसमें आप SIP कर सके और हर साल पैसे निकाल भी सके। लेकिन ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से योर मनी में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने संजीव का सवाल लिया था, जो कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड पे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में ये फंड कैसा है, साथ ही ये ऐसा निवेश करना चाहते हैं लगभग 4000 रुपए का हर महीना, ताकि ये हर साल अपने इंश्योरेंस प्रीमियम और तमाम खर्चों के लिए पैसे निकाल सके उस निवेश के जरिए। तो पहला सवाल हम लेते हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड का। इन्होंने 2 SIP कर रखी है, एक तो डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है और एक रेगुलर प्लान है इनके पास। तो 2 SIP कर रहे हैं। ये फंड कैसा है? इनका पोर्टफोलियो काफी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से केवल एक फंड पे ये राय चाहते हैं। देखिए, मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप फंड जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फंड सिलेक्शन है वो सही हो और उसका जो प्रोपोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी जो फंड्स हैं इस सेम कैटेगरी में, तो ये फंड की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है इसके सामने जैसे L&T वैल्यू फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, ऐसे फंड देखें। दूसरी बात, इन्होंने कहा 2 SIP कर रहे हैं, तो उसका मुझे लगता नहीं कोई भी मीनिंग है एक्चुअली 2 SIP करने का। एक तो आप अपना अमाउंट बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, दूसरी वो परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं कर रहा है। और जैसा इन्होंने कहा कि रेगुलर प्लान, उन्होंने कहा कि वो उसको कुछ नहीं कर सकते, वो अगर चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं और फिर से अपनी डायरेक्ट प्लान कर सकते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। मतलब यूनिट ट्रांसफर कर लें रेगुलर प्लान से, उसको वहीं पे रहने दीजिए, उसको वहीं पे रहने दीजिए। एक तो वो तरीका है, आप उसको बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए कि मुझे बंद करना है। 1 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा, अपना नया SIP शुरू कर सकते हो। और वो जो पहले पैसा रखा हुआ आपने, वो आप देख लीजिए कि उनके ऊपर कोई एग्जिट लोड या कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना हो। 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो पैसा निकाल के अगर आप चाहें तो फिर से आप रीअलोकेट किसी अच्छे फंड में कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा ये है
है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई थिंक ये इस तरीके से अगर अपना पोर्टफोलियो को बनाएं तो डेफिनेटली। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस कैटेगरी में ये फंड अच्छा है भी नहीं, तो इनको वैसे भी इस फंड से पैसे निकाल लेने चाहिए। जी, मेरी तो सलाह ये है कि मैंने 2 फंड बताए, उनमें से कोई एक फंड ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ओवरऑल उनको देखना पड़ेगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप फंड में कितनी है। ज़्यादा है तो थोड़ा कम करें, अगर वो प्रोपोर्शनेटली सही है तो फिर उनमें से फंड चेंज करके ये कंटिन्यू कर। अच्छा, एक और सवाल जिन्होंने अभी पूछा, हमें लिख के नहीं दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए ये निवेश करना चाहते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसके लिए 4,000 रुपए की अलग से SIP करनी है इन्हें हर महीना। तो ऐसा ये निवेश कहाँ कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में ऐसा कौन सा विकल्प है कि मैं अपने इंश्योरेंस प्रीमियम कह लीजिए या मेरा हर साल का जो भी खर्च है, जो कि डिसाइडेड खर्च है, उसके लिए अगर जमा करने हो पैसे, तो मैं कहाँ निवेश कर सकती हूँ? कविता, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। जब भी हम SIP की बात करते हैं, परसेप्शन ऐसी है कि सिर्फ SIP जो है इक्विटी में चलती है, जबकि सच्चाई है कि SIP एक डिसिप्लिन अप्रोच है। वो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे वो इक्विटी फंड हो, या बैलेंस फंड हो, या लिक्विड फंड हो, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो। अब इनको पैसा चाहिए हर साल, जाहिर सी बात है आप रिस्क नहीं ले सकते, वहां पे लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि ट्रेडिशनली जैसे बैंक में जाते हो, रेकरिंग डिपॉजिट कर दो, वहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा लोअर मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप करना चाहते हो तो 2 कैटेगरी ऑफ फंड है, लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। उन कैटेगरी में जाइए, कोई भी फंड ले लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा किसी भी फंड में रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होगा, आपको रिटर्न जो है वो रेकरिंग डिपॉजिट के मुकाबले में 1 या 2% ज्यादा मिलेगा। टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डेट फंड में 3 साल से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो अगर मान लीजिए आप 20% में या 30% में है, वही आप टैक्स जो है वो बैंक में दे रहे हैं, वही टैक्स आप यहाँ पे दे रहे हैं। फर्क जैसे मैंने कहा, विदाउट कंप्रोमाइजिंग लिक्विडिटी आप 1 या 2% उसके ऊपर ज्यादा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है SIP, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में बहुत अच्छा आइडिया रहेगा इनके लिए। और मुझे लगता है काफी अच्छी सोच है, और इन्होंने समझा है कि म्यूचुअल फंड से किस तरीके से इनको फायदा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं संजीव जी कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने इस मिड कैप फंड से आप निकल जाइए, और बाकी लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेते हैं अमीर कुमार चौहान का। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। 80,000 रुपए हर महीना ये कमाते हैं, चेन्नई में रहने वाले हैं, और इन्होंने बाकायदा अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है योर मनी से, जिसको लेकर तमाम डिटेल्स हमें दे दी हैं। सबसे पहले इनके लक्ष्य में बता दूं, बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। 7 साल में इन्हें घर खरीदना है, जिसके लिए 40 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 50 लाख रुपए और चाहिए, और 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्होंने योर मनी देखकर कुछ फंड्स का भी सिलेक्शन किया है। SBI ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, HDFC बैलेंस फंड, UTI MNC फंड। साथ ही बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड शामिल करने चाहिए, उस पर सलाह चाहते हैं। 10,000 रुपए हर महीना की SIP इन्हें शुरू करनी है, लेकिन ये भी किस तरह करें, डायरेक्ट करें या रेगुलर प्लान से करें, जानना चाहते हैं योर मनी से। और लक्ष्य कितना पूरा होगा, उसके लिए कितना और निवेश करना चाहिए, इस पर भी जानकारी चाहते हैं। तो आमिर जी, आप फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम चाहते हैं आपसे, लेकिन चलिए, जो डिटेल्स आपने फिलहाल हमें दी है उसी पर आपको हम सलाह देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। योर मनी में हम कर रहे हैं हमारे दर्शक आमिर कुमार चौहान की फाइनेंशियल प्लानिंग, और इन्हें ओवरऑल 2 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट और अपने घर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे शुरुआत किससे करें? देखिए, इन्होंने गोल्स तो अच्छे से डिफाइन कर दिया, टाइम होराइजन भी डिफाइन कर दिया, तो बड़ी अच्छी चीज, आसान हो जाता है काम ऐसा। और अगर हम इनके गोल्स की बात करें, पहला गोल उन्होंने कहा कि बच्चे की स्कूल एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। समय नहीं लिखा है, तो मैं मान के चलूँ एटलीस्ट 5 साल का समय है इनके पास, तो 10% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूँ, करीब 13,000 रुपए इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा जो इनका गोल है, 7 साल में करीब इनको 40 लाख रुपए घर के लिए चाहिए, वहां भी अगर मैं 10% का रिटर्न मान के चलूँ तो करीब 35,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तीसरा गोल है बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, उसमें 15 साल का समय है, यहाँ पे मैं एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 12% अगर लेके चलता हूँ तो इनको 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और इनके रिटायरमेंट के लिए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के बाद, यहाँ भी 12% का अगर हम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करके चलें तो इनको 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। कुल मिला के इनको 70,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इन्होंने कहा ये 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, इनकी टोटल इनकम जो है 80,000 है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इनको अपने गोल्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन सा गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मुझे लगता है रिटायरमेंट को अगर ये 5 साल आगे कर दें तो इनके लिए काम आसान हो जाएगा। घर का, जैसे इन्होंने कहा कि
लमसम पैसा चाहिए, अगर ये लोन लेने का सोचें और सिर्फ मार्जिन मनी के ऊपर काम करें तो हो सकता है। और जैसा मैंने इनके जो फंड सिलेक्शन है वो भी बता दूं कि ओवरऑल अच्छी है। एक जो एमएनसी फंड है यूटीआई का, वो मुझे लगता है इनको सूट करेगा क्योंकि वो थीमेटिक फंड है। तो मैं चाहूंगा एक मल्टी कैप फंड जैसे कोटक सेलेक्ट फोकस वो ले लें, और जो 5 साल का जो इनके जो होराइजन है वहां पे अगर जैसे बैलेंस फंड है इनके पास HDFC, तो वो कर ले। एक गोल को अपने एक इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन कर दें। जैसे जैसे हो सकेगा इनको अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, वत्सल मेहता गुजरात से हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। बताएं वत्सल, क्या सवाल है आपका? हाँ देखो, अभी जो मैंने बॉन्ड खरीदा है ना IDBI बैंक का जी, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी तब 1 लाख रुपया। ओके। और लेकिन अभी वो जो कंपनी बोल रही है कि आपको जो अभी मिलेगा खाली 18,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। मतलब बॉन्ड खरीदा था 2700 में और 1 लाख उसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी, और अभी बोल रहे हैं कि 18,000 मिलेगा। ओके, 1992 तो में जी जी हाँ। जी, आपका सवाल समझ गए हैं वत्सल जी। बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा बोला जा रहा है। 1992 में इन्होंने ये बॉन्ड खरीदा था, तो कुछ इस बॉन्ड के बारे में बताइए और क्यों इतना मैच्योरिटी वैल्यू में इन्हें घाटा हो रहा है। देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू में एक्चुअली घाटा नहीं हो रहा है। ये 1992 में जब बॉन्ड आया था 2002 के अंदर IDBI ने इसको कॉल बैक कर लिया था। अच्छा। उनके पास वो ऑप्शन थी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट जो आप हाई अगर ऑफर कर रहे हैं और अगर लेटर ऑन उसको सर्विस नहीं कर पाते हैं तो उसमें ऑप्शन रहती है कि उसको आप कॉल बैक कर सकते हैं। एक्चुअली 2002 में जब इनको कॉल बैक किया तो 2,700 की जो फेस वैल्यू थी उसको 12,000 रुपए उस टाइम उन्होंने फिक्स किया था उसका रिडम्पशन वैल्यू। उसके लिए सब इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स को लेटर लिखा था IDBI ने, और साथ में न्यूज़पेपर्स के अंदर नोटिस भी आया था। शायद उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और 18,000 भी इनको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बाकी पीरियड का इनको अभी वो इंटरेस्ट दे रहे हैं करके। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख बोल के 18,000 दे रहे हैं, ये कॉल बैक हुए थे। शायद उन्होंने उस समय पे इसको ध्यान नहीं दिया। तो अभी इन्हें क्या करना चाहिए? तो अभी इनको वापस लेना ही पड़ेगा। मैच्योरिटी, ओरिजिनल मैच्योरिटी 31 मार्च की थी 2017, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उस टाइम उनका टेन्योर उतना था, लेकिन ये 10 साल के बाद कॉल बैक हो गए थे और IDBI के पास ये ऑप्शन थी। तो मुझे लगता है ये अपने बॉन्ड को सरेंडर करके वो पैसा लें, और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना बॉन्ड सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, और बॉन्ड सर्टिफिकेट के साथ अपना पैन और मोबाइल नंबर, घर का पता भी आपको देना होगा। वत्सल, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ शो पे आने के लिए हेमंत जी। योर मनी में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, @kavita.th पे ट्वीट कीजिए, या अगर आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर अपना जरूर वहां पे डालिएगा। नमस्कार।